ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने क्या-क्या टॉपिक्स कवर किया है, कोई रिकॉल करा पाएँगे प्लीज़? सर हमने शेड्यूलिंग का राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग तक कंप्लीट कर लिया है सर। रुकिए बता दे। ओके, शेड्यूलिंग पे जब बात उठी है, तो शेड्यूलिंग में हम लोगों ने शेड्यूलिंग समझा कि होता क्या है और टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग जो एल्गोरिदम्स हमारे पास थे, आई थिंक उसमें सबसे सिंपल जो था वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड था, उसको हम लोगों ने किया। बट उससे पहले हम लोगों ने समझा प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है, राइट? अगेन जो हम लोग एल्गोरिदम्स देख रहे हैं एफसीएफएस या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, तो ये सब क्या है हमारे पास? अगेन देयर इज़ अ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आल्सो। तो ये 4 टाइप के शेड्यूलिंग्स जो हैं, ये आइदर प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव किसी कैटेगरी में आते होंगे। देयर आर सर्टेन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स अमॉन्ग्स्ट दीज़ 4 जो कि दोनों ही टाइप के अवेलेबल हैं, प्रीएम्प्टिव एज़ वेल एज़ नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है? तो आई थिंक ये 4 हम लोगों ने शेड्यूलिंग देखा है। इज़ इट क्लियर? यस सर। ओके। अगेन चारों में हम लोगों ने जो वैरायटी था प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव उसको भी समझ लिया है। यस सर। यस सर। फाइन। ठीक है, और क्या टॉपिक्स कवर किए हैं? सर हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। ओके। सर और एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल हम लोगों ने देखा है। यस सर, वो डिफरेंट स्टेट्स जो होता है, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट। या डिफरेंट यस सर। स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस पे ही जब हम लोग आए थे उससे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अगेन इंटरव्यू सॉरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन जनरेट कर सकता है, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. So today's topic is going to be again, have I taught you all about the topic context switching? नो सर, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। डिस्कस किए होंगे, छोटा सा एक पॉइंट था context switching, जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में इतने फ्रिक्वेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करता है कि हमें लगता है कि दोनों के या तीनों सारे जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं सभी पैरेलली रन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में होता है क्या, एक ही प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं, जहाँ पे एक अजम्पशन या एक ऐसा फॉल्स इम्प्रेशन जैसा बनता है यूजर के पास, जिससे उसको लगता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस आर बीइंग हैंडल्ड एट द सेम टाइम। ओके, ठीक है, आगे देख लेंगे इसको आज। यस सर, आपने छोटा सा डिस्कस किया था, ये मैंने लिखा हुआ है। Just give me a moment, I'll share my window. Okay. Before we start today's class, शुरू में एक टॉपिक कुछ बोल रहे हैं, काइंडली ट्राई टू फाइंड आउट और ट्राई टू प्रिपेयर गुड नोट्स अबाउट दीज टॉपिक्स। बहुत बेसिक सी चीज है। These are the components that define how a process works or how does operating system carries the operations on a process, और मल्टीपल प्रोसेसेस अगर आते हैं तो उनको हैंडल कैसे किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, पूरे के पूरे एक टास्क को हम लोग सेवरल प्रोसेसेस में अगर डिकम्पोज कर रहे हैं, so these processes have to be kept somewhere,
इन सम ऑर्डर, इन सम मैनर। ठीक है ना? एक टास्क हमें पूरा करना है, हो सकता है उस टास्क को करने के लिए सेवरल प्रोसेसेस हम लोग बना रहे होंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर रहा है। तो ये प्रोसेसेस को कहीं तो रखेगा, किसी मैनर, किसी ऑर्डर में रखेगा। रखने का पर्पस क्या है? जब जिस प्रोसेस का ज़रूरत है या जब जिस प्रोसेस को एग्ज़ीक्यूट होना है, उस टाइम उसको एग्ज़ीक्यूट करा देगा। नाउ एग्ज़ीक्यूट कराने का मतलब क्या है? दैट द प्रोसेसेस मस्ट गेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस जिसका डिमांड उसने किया है। ओके, लेट्स से कि एक घर में 4 दोस्त रहते हैं हॉस्टल में या मेस में और चारों ने मिलकर के एक बाइक खरीद लिया है। कि जब हम लोग को ज़रूरत होगा प्रोजेक्ट के काम से या किसी भी पर्पज़ से हम लोग उस बाइक को यूज़ करेंगे। नाउ एक दोस्त करके निकल रहा है तो दैट हैज़ टू बी शेड्यूल्ड इन सच अ वे कि उसका काम भी हो जाए और जब वो अपना काम पूरा करके लौटे बाइक को रिलीज़ करे, तो दूसरा जिसको अवेलेबिलिटी है, जिसको रिक्वेस्ट है रिक्वायरमेंट है वो अपना रिक्वेस्ट डाल करके वो बाइक को ले जाए। So bike becomes the resource and the four friends become the processes. So whichever process needs to get the resources at whatever time, we have to make sure, we have to ensure that the resources are available adequately on that time. बट ये चीज़ हर बार प्रूव करना मुमकिन नहीं है ना? हो सकता है किसी दोस्त ने किसी को स्टेशन रिसीव करने गया होगा और दूसरा दोस्त बोल रहा हो कि हमको आधे घंटे या 1 घंटे के बाद तुम बाइक दे देना। बट अनफॉर्च्यूनेटली जिसको रिसीव करने गया उसका ट्रेन डिले हो गया 45 मिनट्स। तो अगेन उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरे प्रोसेस पे बिकॉज़ वो रिसोर्सेज़ अवेलेबल ही नहीं है जिसका रिक्वेस्ट उसने पहले से कर रखा है। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन का एक एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं जिसको आप रिलेट कर सकते हो वैसे सिचुएशन में जहाँ पे एक सिंगल रिसोर्स है या सेट ऑफ रिसोर्सेज़ हैं, जिनको किसी एक प्रोसेस ने एक्वायर कर रखा है, यूज़ कर रहा है और वो रिलीज़ नहीं किया है और उसी बीच में दूसरा प्रोसेस जो है उस सेम रिसोर्स या सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट डाला हुआ है। तो अल्टीमेटली उसको सेकंड प्रोसेस जो रिक्वेस्ट डाला उसको रिसोर्सेज कब मिलेगा? जब पहला वाला रिसोर्सेज को रिलीज़ करेगा। ठीक है? कितना अच्छा होता कि जब जिस रिसोर्स का रिक्वेस्ट किया गया है, वो रिसोर्सेज हमारे पास एडिक्वेटली रहता मतलब 2-3 बाइक्स रहता तो कितना अच्छा रहता। या सभी प्रोसेस को हम लोग एक-एक रिसोर्सेज दे देते। सभी फ्रेंड्स के पास एक-एक बाइक होता। तब तो किसी को या किसी का किसी और पे डिपेंडेंसी था ही नहीं। सभी इंडिपेंडेंटली अपना प्रोसेसेस को एग्ज़ीक्यूट कर लेते। तो सिस्टम में भी वैसे ही होना चाहिए कि एडिक्वेट या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रादर मोर देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी ऑलवेज अवेलेबल। पता नहीं कब कौन-सा रिसोर्स किस प्रोसेस सॉरी कौन-सा प्रोसेस किस रिसोर्स का रिक्वेस्ट डाल दे। ठीक है? बट दिस इज़ नॉट द केस इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल एवरी टाइम। ठीक है? कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज़ हमेशा बना रहे, ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए कोई चीज़ बचेगा नहीं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिस होल एंड सोल पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स, ऑफ रिसोर्सेज़, ऑफ प्रोसेसेस। तो रिसोर्सेज़ मोर देन सफिशिएंट है, प्रोसेसेस कम हैं, जब भी हम एग्ज़ीक्यूट करें जितना भी टास्क कर रहे हैं, प्रोसेसेस हमेशा कम रह रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ रिसोर्सेज़। तो इससे क्या होता है, आपका काम हर वक़्त होता रहता है। कभी एक तो डेडलॉक वाला सिचुएशन मिलता नहीं, सेकेंडली किसी भी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ता रिसोर्सेज़ के लिए, तो हमारा वेटिंग टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता क्लोज़ टू। ये एकदम आइडियल सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं। आइडियल सिस्टम मतलब क्या? जो एकदम परफेक्ट टू ज़ीरो एरर या ज़ीरो वेटिंग टाइम। जब जिस प्रोसेस को रिसोर्स चाहे तुरंत से मिला और वो अपना काम ऑन टाइम करके खत्म कर दिया। बट प्रैक्टिकली दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। आइडियल सिस्टम बनाना एकदम क्लोज टू इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सो मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ द सिस्टम एज वेल एज द हार्डवेयर। ये एक बात आपने मन में मान के रखा। ना इसी को पूरा करने के लिए आप लोगों को कुछ टॉपिक्स
जॉब क्यू क्या है? रेडी क्यू क्या है? शेड्यूलर्स क्या होते हैं? What are the types of schedulers? You'll see to it कि अभी जो हम लोग 5 मिनट में हम जितना भी बात बोले हैं, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी का, प्रोसेसेस का रिसोर्सेज एक्वायर करने के बारे में, या जब तक एक्वायर नहीं किया है तब तक क्या कर रहा होगा, इन सभी का आंसर इस 5 या 4 टॉपिक्स जो यहाँ बोर्ड में मेंशन कर रखे इस पे मिल जाएगा। ठीक है? सो यू हैव टू लुक आउट फॉर दीज, और इनका आप लेट्स से कि शॉर्ट नोट्स टाइप का प्रिपेयर करो, लेट्स से 4 टू 5 मार्क्स के हिसाब से, जहाँ पे जॉब क्यू, रेडी क्यू या ऐसे कोई भी क्यू हम लोग अपने प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन में यूज़ करते होंगे। शेड्यूलर्स क्या है? तो शेड्यूलिंग के लिए शेड्यूलर्स यूज़ करते हैं। वेदर शेड्यूलर्स आर एनी हार्डवेयर entity or it's purely a software based component. Again, we have different types of schedulers. Let's say long term scheduler is there, short term scheduler is there. uh, some people also mention that there is a middle term scheduler is also there. I don't know whether आपके बुक्स में अवेलेबल है या नहीं, बट एटलीस्ट लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तो पढ़ लेना चाहिए। सो आई होप सो कि इन टॉपिक्स का नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर पाओगे। इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। सो प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ देखा, सोचा, पढ़ा। प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में भी हम लोगों ने देखा। नाउ व्हाट आर द operations that can be performed on a process or multiple processes? Wait. Operations on a process or processes. सबसे पहला काम है that is we need to create the process creation. Second thing is termination. तो ये प्रोसेस क्रिएशन क्या है? ठीक है, अभी तक तो हम लोग ये समझ लिए कि मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो वो हम लोगों ने शेड्यूलिंग देख लिया, या प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन देखा वाया द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। बट प्रोसेस क्रिएशन का एक्चुअली मतलब क्या है? सी, when a process enters into a system, there is a possibility that it may create sorry, it may create several new processes on its own. ठीक है, एक प्रोसेस, हर प्रोसेस तो नहीं, बट देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक प्रोसेसेस which have the capacity or capability to create few more several new processes on its own. ये यूजर के इंटरवेंशन का वेट नहीं करते हैं, अपने से कुछ सेवरल प्रोसेसेस को इंटरनली क्रिएट करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। So once a process is created and it enters into the system, uh, there there is a chance, or there is possibility that most of the time they create several new processes, and this is done through
a specific function call that is known as fork function. ओके, तो फोर्क फंक्शन हम लोग एक्चुअली देखते हैं, इसके इसके बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो सुनाई देता है, वो है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स सिस्टम पे मिलता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे हम लोग फोरफ्रंट में इस चीज़ को नहीं सुनते हैं। बट मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन जो इस फोर्क फंक्शन का है, बट अगेन दिस फोर्क फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, अभी पता चल जाएगा कैसे। तो fork function acts like a parent function which builds or creates several new functions on its own. तो एक तो पेरेंट फंक्शन बन गया और बाकी सारे जो इसके द्वारा जो बनेंगे, that those functions will be the child functions. Okay, so parent and child relationship exists over here. now ये पेरेंट और चाइल्ड फंक्शन जो बना, ठीक है, या पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेसेस जो बने, इनके बीच में रिलेशनशिप जानना बहुत जरूरी है। हम लोगों को पता है each process is given a, let's say, PID number, process ID. Somewhere down the line, these are also known as process identifier, also termed as PID in this order. Now, when a process creates several child processes, okay, see how many possibilities are there, ठीक है? अगर एक पेरेंट प्रोसेस बन गया और उसने अपने अंडर में सेवरल चाइल्ड प्रोसेसेस बना रखे हैं, what are the things that are going to be possible things that may happen? नंबर 1, हो सकता है पेरेंट प्रोसेस बोले अपने चाइल्ड प्रोसेसेस को कि लेट द चाइल्ड प्रोसेसेस गेट द रिसोर्सेज फर्स्ट, उन्हें अपना काम पूरा कर लेने दिया जाए, देन बीइंग द पेरेंट हम सबसे लास्ट में आएंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। फेयर इनफ। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज देयर कि पेरेंट प्रोसेस बोले बीइंग द सुपीरियर फंक्शन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड ऑल द चाइल्ड प्रोसेसेस must wait for my execution to get completed. Only then my child process or my child processes are eligible for execution. दो पॉसिबिलिटी। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि फोर्क फंक्शन विल कंट्रोल which child processes shall be executed before the execution of parent. Any other possibility is there? ये तो हो गया प्रोसेस डेवलपमेंट के बारे में, बट एक प्रोसेस या फिर चाइल्ड प्रोसेस स्पेसिफिकली अगर अपना काम कंप्लीट कर जाए तो उसको क्या करना चाहिए? सो इसके लिए भी क्या है कि अगर पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने का पहले मौका दे देता है, सो द पेरेंट हैज टू वेट फॉर ऑल द चाइल्ड प्रोसेसेस टू टर्मिनेट। ठीक है, जब तक सारे चाइल्ड प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, द पेरेंट हैज टू कीप ऑन वेटिंग। नाउ व्हेन अ parent is waiting, the fork function or the parent function is waiting, they can make a system call ठीक है, they can make a wait system call for either a single child function, specific child, or for any child. ओके, आपको भी ध्यान में क्या रखना है, एक पेरेंट प्रोसेस है जिसे यूजर ने इनिशिएट किया था, while it got its task completed, उसने several child processes को जन्म दे दिया या क्रिएट कर लिया इंटरनली। नाउ पॉसिबिलिटी क्या था कि आइदर
पेरेंट फंक्शन अपना टास्क कंप्लीट करके रिसोर्स रिलीज करेगा, तब चाइल्ड फंक्शंस को या चाइल्ड प्रोसेसेस को रिसोर्स मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 इज़ ऑल द चाइल्ड प्रोसेसेस विल गेट द प्रिविलेजेस एंड वो अपना काम कंप्लीट करेंगे, तब पेरेंट प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किया जाएगा। इन केस इफ दिस हैपेंस, द सेकंड वन, तो वहां पर क्या हो जाता है, द पेरेंट हैज टू वेट फॉर द चाइल्ड प्रोसेस टू terminate terminate. So the parent function or the parent process can make a wait function system call for either a specific child or for any child in that matter. किसी स्पेसिफिक चाइल्ड फंक्शन या प्रोसेस के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, या फिर किसी भी सेट ऑफ चाइल्ड प्रोसेस एंड फंक्शन के बारे में बात हो सकती है। Second possibility is the parent as well as child may run concurrently, मतलब एक साथ दोनों पैरेललिज्म में रन करें, पैरेलली रन करें। तब दोनों में से किसी को वेट करना नहीं पड़ेगा, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। हमारा वेटिंग टाइम जो है वो ऑलमोस्ट नलिफाई हो जाता है यहाँ पे। बट ऐसा भी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकता है कि पेरेंट प्रोसेस कुछ देर रन करने के बाद रुक जाए, एक पॉज़ ले ले और चांस दे दे अपने चाइल्ड प्रोसेसेस को कि भाई तुम लोग पहले एग्ज़ीक्यूट हो जाओ, लास्ट स्टेज में आई विल गेट एग्ज़ीक्यूटेड। So whatever things that you are trying to understand, all the 4 possibilities are there. Now ये तो रहा प्रोसेस क्रिएशन के बारे में कि इतने पॉसिबिलिटीज हैं। What about process termination? Okay, one thing has been left. What is the importance of fork function over here? Fork function के बारे में जैसा हमने बताया कि it has the capability of creating or building several new processes. Okay, so fork function acts as the parent process or parent function, और उसके अंडर सब कैटेगरी में वी कैन हैव वन और मोर चाइल्ड प्रोसेसेस और चाइल्ड फंक्शंस। इज इट क्लियर? सर वो फंक्शन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा ना। फोर्क फंक्शन, यस सर, अभी जो आप बोले वो वाला। yep. So a fork function can be seen as the parent process or parent function which has the capacity or capability of creating or building a few more sub functions or sub processes under its own category or its own umbrella. अपने अंडर वो several processes build या create कर सकता है without the permission of the user. It does not require the permission from the user from the system, rather it has got the privilege of building several new processes while it is being executed independently. So इससे हम लोग को फायदा क्या पहुंच रहा है, इस तरह से एक पेरेंट चाइल्ड वाला अगर प्रोसेसेस हम लोग क्रिएट कर देते हैं। We see that when a single process is being executed, uh, the operating system developer realize कि हमारा सारा का सारा रिसोर्सेज हर वक्त या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे के सारे रिसोर्सेज एग्जीक्यूट हो रहे होंगे या यूज हो रहे होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। समवेयर डाउन द लाइन एटलीस्ट कुछ तो रिसोर्सेज होंगे जो अवेलेबल होंगे। तो उसके लिए उसने क्या किया, लेट्स दे जस्ट थॉट ऑफ कि लेट्स गिव दिस ऑप्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कि जब वो कुछ रिसोर्सेज को कुछ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उसमें से कोई एक फोर्क फंक्शन को कॉल कर सकता है। फोर्क फंक्शन अपने अंदर और सेवरल छोटे स्मॉलर प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड दीज
may run in parallel with the fourth function, or they may wait, or they get the chance earlier. 3 पॉसिबिलिटी है, या तो पहले फोर्थ फंक्शन जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दो, या फिर फोर्थ फंक्शन के साथ पैरेलली चाइल्ड फंक्शंस या चाइल्ड प्रोसेसेस को भी एग्जीक्यूट करा दिया जाए। थर्ड वन इज, जैसे ही वेट फंक्शन सॉरी फोर्थ फंक्शन ने नए चाइल्ड क्रिएट किए, नए चिल्ड्रन क्रिएट किए, वैसे ही इट लीव्स आउट द रिसोर्सेज फॉर द चाइल्ड फंक्शंस कि चाइल्ड प्रोसेसेस अपना काम पूरा करके वैल्यू रिटर्न कर दें टू बैक टू द फोर्क मेथड या पेरेंट मेथड। ओके, सो देयर आर सेवरल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैपनिंग ओवर हियर। आपको बस खुले मन से ध्यान रखना है कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में क्या-क्या रिलेशनशिप पॉसिबल है। तो आई थिंक हमने 4 पॉसिबिलिटीज डिस्कस किया है यहाँ पे। Where parent gets the chance first, where parent after creating the children releases the resources for the child function. Third is the child functions get the resources and they complete their task, only then they release the resources for the parent function or the fork function to complete. Fourth, that both the parent and child function run in parallel. The moment child processes are created, they are having the sufficient amount of resources जिसके बेसिस पे दोनों की दोनों ही प्रोसेस, द पेरेंट प्रोसेस एज वेल एज द चाइल्ड प्रोसेस, दोनों पैरेलली रन कर पाए। नाउ ये जो बात हमने बोला इसको हम डायग्रामेटिकली अगर दिखा दें तो शायद और क्लियर हो जाए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई डोंट नो वेदर हम लोग पहले देखे भी है या नहीं।
Okay, now. Okay, so this relation between the fork function and its child processes. If you see, fork function has taken the initiative. Now there are two possibilities. ऊपर में हमारे पास parent function execute कर सकता है, and below it the fork function you can see child process has been created. अब सवाल वही आता है कि पहले कौन एग्जीक्यूट हो, है ना? या तो पेरेंट हो जाए या चाइल्ड हो जाए, या दोनों हो सकते हैं क्या? बस यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या बोला कि पेरेंट फंक्शन जो फोर्क फंक्शन है, ये हो सकता है वो पहले एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट कर जाए, या फिर चाइल्ड प्रोसेसेस को पहले बोले कि बाबू तुम लोग एग्जीक्यूट हो जाओ, तुम लोग छोटे हो, या मेरे बिना तुम लोग चाइल्ड प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्ड प्रोसेसेस मस्ट गेट एग्जीक्यूटेड, only then the parent will start its execution. What happened, see यहाँ पे एक वेट फंक्शन भी आ गया है, ठीक है ना? वेट फंक्शन, तो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूशन होने के बाद या फिर एग्जीक्यूशन जब हो रहा है चाइल्ड प्रोसेसेस, इफ यू सी द पेरेंट फंक्शन इज ऑन वेटिंग स्टेज, इजंट इट? चाइल्ड को हमने एग्जीक्यूट फंक्शन चला दिया और पेरेंट अपना वेटिंग स्टेज में चला गया है। So it is waiting the moment child process gets the exit function. Exit function होते ही वो अपना control release करेगा. It will give it back to the fork function. Fork function अपना wait function से start करके resume करेगा and it will continue further. अब समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? No, sir. Okay. Now process creation में तो इतना सारा बात possibility समझ में आया. What about process termination? टर्मिनेशन में बहुत सारा कंफ्यूजन ये आता है, इनफैक्ट कई बार एज अ टीचर हम लोग भी गड़बड़ा जाते हैं। क्या प्रोसेस खुद से टर्मिनेट होता है या उसको टर्मिनेट कराया जा सकता है, या कुछ और भी मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है? सो जनरली जेनरिक वे में हम लोग को क्या समझ में आता है, प्रोसेस टर्मिनेट कब होगा? जब उसको रिसोर्सेज मिले, उसने अपना काम पूरा किया, तब वो क्या होगा, रिसोर्सेज रिलीज करके टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब कि जब एक प्रोसेस अपना काम पूरा कर ले तो इट शुड गेट टर्मिनेटेड। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस कि हमेशा वो अपना काम पूरा करके ही टर्मिनेट होता है। अभी जैसे मान लीजिए कि हमारा सिस्टम, मेरा सिस्टम यहाँ पे रन कर रहा है, वो हैंग हो जाए। ओके, हैंग हो जाए, इट्स काइंड ऑफ अ डेडलॉक जैसा सिचुएशन हो जाए, या कुछ रीजन से वो हैंग हो जाए। नाउ आई एम लेफ्ट विथ ओनली टू ऑप्शंस, या तो मैं प्रोसेस को या पूरे एप्लीकेशन को किल कर दूं, तो जो कुछ भी उसमें अपडेट्स हुआ था वो सारे डिलीट हो जाएंगे। आई हैव टू रीस्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगेन। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो या फिर मैं पूरे सिस्टम को ही स्टॉप कर दूं and then again restart my system to find to see that all my previously updated things are rightly, so that all the previously written things have not yet been updated into the system. लॉग्स ने लॉग आउट नहीं किया था सही से, जिसके चलते इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं हो पाया। So again you have to start from the beginning and you have to create the functions. So जैसा कि मैंने बोला कि प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इट टर्मिनेट्स व्हेन इट फिनिशेस एग्जीक्यूटिंग ऑल ऑफ इट्स टास्क। एक प्रोसेस अपना पूरा टास्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो खुद से ही टर्मिनेट कर जाएगा, एंड टर्मिनेट किया तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो विथहेल्ड करके रखा था सबको रिलीज कर देगा। ऑल्सो इट आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, so to delete its residual space using the exit function system call,
ठीक है ना, एग्जिट फंक्शन सिस्टम कॉल लगा करके यहाँ पे वो अपने टास्क को रिलीज करा सकता है, रिसोर्सेज रिलीज करा सकता है। अगेन एक प्रोसेस को हम लोग प्रीमेच्योरली खुद से टर्मिनेट भी या फोर्सफुली हम लोग खुद से टर्मिनेट भी करा सकते हैं। किस पॉसिबल वेज में ये देखते हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज दैट द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डिलीवर नेसेसरी सिस्टम रिसोर्सेज। मेरा सिस्टम अभी रिसोर्सेज हैंड ओवर करने के लिए सक्षम नहीं था। Either the resources were withheld by some other processes at that time और वो काफी ज्यादा समय लगा देते, या फिर जिस रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट इस प्रोसेस ने कर रखा है उसी रिसोर्सेज को लेने के लिए और इससे पहले कई और प्रोसेसेस ने भी रिक्वेस्ट डाल रखा है। ओके, थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि आप टिकट काउंटर पे टिकट लेने जा रहे हो, आपने गाड़ी पार्क करने से पहले देखा कि टिकट काउंटर खाली है, आपने गाड़ी पार्क किया, आप जब तक आकर के पहुंचे आपने देखा कि वहां पे 10 लोग लाइन पे लग चुके हैं। अब आपको टिकट कब मिलेगा? उन 10 लोगों के बाद ही मिलेगा। सो द रिसोर्सेज आर नॉट येट अवेलेबल। एक तो बात ठीक है, अवेलेबल नहीं। दूसरा कि मेरे से पहले और भी कई सारे लोग या बहुत सारे प्रोसेसेस रिक्वेस्ट डाले हुए हैं। जब उनका रिक्वेस्ट कंप्लीट होगा, उनको रिसोर्सेज मिल करके रिलीज हो जाएगा, तभी मुझे मिल पाएगा। सो देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट a process may have to wait for a certain longer period of time to acquire the yes, acquire the needed resources. इस टाइम में क्या होगा? सिस्टम विल टेक अ डिसीजन एंड इट विल ट्राई टू किल और द टर्मिनेट द प्रोसेसेस। ओके, अगर उसको सिस्टम को समझ में आ रहा है कि इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा बिकॉज़ ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो इट मे किल। वो होता क्या है, एक तरह का कॉस्ट एस्टिमेशन निकाला जा रहा है, ठीक है? इट्स नॉट एक्चुअली कि इसको पूरा मैथमेटिकली देखा जाए, बट वी कैन विजुअलाइज़ इट इन अ वे कि कॉस्ट एस्टिमेट किया गया कि हम जितने देर रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करके वेट करेंगे, उतने देर में हम कुछ और काम कर सकते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज। काम है 1 सेकंड का और हमको 25 सेकंड वेट करना पड़ रहा फॉर द अवेलेबिलिटी। सो जब काम से ज़्यादा वेटेज अगर आपके वेटिंग टाइम का हो जाता है, रिक्वेस्ट के रिसोर्सेज के रिक्वेस्ट करने का हो जाता है, सो वैसा टाइम में आपका प्रोडक्टिविटी या फिजिबिलिटी कम हो जाता है। इट्स बेटर टू release the resources or kill or terminate the process entirely। ये हो गया। अगेन तो इसी के पर्सपेक्टिव पे क्या बोल रहे हैं, सिस्टम जब हैंग कर जाता है तो हम लोग वहां पे मैन्युअली खुद से चाहते हैं कि प्रोसेस को एंड टास्क करके या किसी तरह से ना प्रोग्राम को किल कर दें, ठीक है? अब किल करने से क्या होता है, दो चीज मुमकिन है। जो प्रोसेसेस मेरे रिसोर्सेज को एक्वायर करके काम कर रहे थे, ठीक है, जो प्रोसेसेस रिसोर्सेज को एक्वायर करके काम कर रहे थे, अभी उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ था, किल फंक्शन के थ्रू, किल कमांड के थ्रू वो भी डिलीट हो जाएंगे। द सिस्टम विल नॉट वेट कि अच्छा एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, लेट इट बी, थोड़ा सा रुकते हैं, जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा तब हम इसको किल कमांड देके रन कर दें। दो, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज्यादा बाइफरकेशन या डिफरेंशिएशन नहीं रख पाता है। सेकेंडली क्या होगा किल कमांड डालने से? वैसे प्रोसेसेस जो कि वेटिंग क्यू में थे या रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट तो डाले थे, बट उनको रिसोर्सेज अब तक मिला नहीं था। दे वर वेटिंग, काइंड ऑफ वेट पीरियड पे थे वो लोग। तो रिसोर्सेज को किल करने से, प्रोसेसेस को किल करने से हमारा जो अंडर एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस था वो भी किल हो सकता है, और जो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुए थे वो भी किल हो जाए। सो टर्मिनेशन में ये 2-3 पॉसिबिलिटीज था जो हम लोग समझ पाए हैं। एनी अदर डाउट? नो सर। नहीं सर। ओके,
प्रोसेस टर्मिनेशन में एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है कि पेरेंट प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करने के बाद इट हैज गॉट द अथॉरिटी कि वो चाइल्ड प्रोसेसेस को मिड वे में ही किल कर दे। पेरेंट प्रोसेस ने अपना काम कंप्लीट कर लिया और उसको लगा कि शायद कि सारा काम कंप्लीट हो गया है, आई हैव टू रिलीज द रिसोर्सेज, बट वो रिसोर्सेज को रिलीज उसी वक्त कर पा रहा है जब उसके साथ बने हुए चाइल्ड प्रोसेसेस भी अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। अब अगर इस बीच में अगर कि पेरेंट प्रोसेस ने अपना काम कंप्लीट कर लिया लेकिन चाइल्ड प्रोसेसेस वर पार्शियली कमिटेड, तो वहां पे अगर पेरेंट प्रोसेस ने अगर किल कमांड डाल दिया तो चाइल्ड प्रोसेसेस विल आल्सो गेट किल्ड मतलब उसको रिसोर्सेज रिलीज करके टर्मिनेट हो जाना पड़ेगा। बस इसमें एक ही छोटा सा शर्त है कि जो रिसोर्सेज या जो टास्क उन लोग को दिया गया था चाइल्ड प्रोसेसेस को, हो सकता है पेरेंट प्रोसेस अपने से उनको कंप्लीट कर दिया होगा एंड इट में फील सो कि और अब रिसोर्सेज एक्वायर करने का चाइल्ड प्रोसेसेस को देने का जरूरत नहीं है, सो वी कैन क्लोज द प्रोसेस, तो प्रोसेस वहां पे किल किया जा सकता है। फाइनली एक बहुत क्रिटिकल या बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है कि व्हेन अ पेरेंट कंप्लीट्स इट्स टास्क, पहले तो ये डायग्राम जो अभी हम लोग को दिखाई दे रहा है उसमें तो हमने समझाया क्या कि पेरेंट वेट करता है फॉर द चाइल्ड प्रोसेसेस, तो पहले प्रिविलेज देता है चाइल्ड प्रोसेसेस को कंप्लीट करने का टास्क, उसके बाद वो कंप्लीट करता है अपना टास्क। बट ये प्रिविलेज वाला बात हर जगह एक जैसा नहीं है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं, फोर्क फंक्शन का यूटिलाइजेशन जो है ये लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंटली करता है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से करता है। ये जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे थे आज कि पहले प्रिविलेज किसको मिलता है, पहले चांस किसको मिलता है टास्क कंप्लीट करने का, पहले पेरेंट को मिलता है या पहले चाइल्ड को मिलता है, या दोनों सब्सिक्वेंटली पैरेलली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अगर मेरा पेरेंट प्रोसेस एग्जिट कर जाता है, आइदर वो इंडिपेंडेंटली के एग्जीक्यूट हुआ, उसका काम कंप्लीट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम टूक अ डिसीजन टू एग्जिट द पेरेंट प्रोसेस, तो उस पेरेंट प्रोसेस से जुड़े हुए जितने भी चाइल्ड प्रोसेसेस हैं, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिनेरियो वेयर द पेरेंट प्रोसेस एग्जिट्स, जितने भी सिस्टम में चाइल्ड प्रोसेसेस हैं जो एग्जीक्यूशन में थे, जो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे थे और जो आगे आने वाले समय में एग्जीक्यूट होंगे, सबको वो किल कर देगा या डिसअलाउ करेगा, बोलेगा यू कैन नॉट रन विदाउट अ पेरेंट, आप पेरेंट प्रोसेस के बिना आप रन नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so these were the two things that were related to process creation and process termination. Creation में भी हमारे पास combination है, termination में भी हमारे पास combination है। I don't know किस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ, you may refer to any online article or otherwise I'll try to share some notes of these things which I have written. इससे आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा बेसिक सा। अगेन आप बुक्स में इन सबको और रेफर कर सकते हो। हम एक बार पहले क्लियर कर देना चाह रहे हैं, जो चीज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दीज आर विथ रेफरेंस टू अ सिंगल और रादर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग, उसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात अभी नहीं हो रहा है। सिंगल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स व्हाट, कि एक बार में वो एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का क्षमता रखता है। हम लोग मल्टीपल कहीं अगर बात कर रहे हैं, जैसे मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं पैरेलली, तो पैरेललिज्म के लिए वी आर जस्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग, सो इट्स जस्ट अ विजुअलाइजेशन, ये विजुअल इम्पैक्ट यूजर पे छोड़ रहा है कि मल्टीपल प्रोसेसेस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। अब सवाल ये आता है
कि सर हम जब एमएस वर्ड पे या किसी भी जैसे मेक पेंट पे काम कर रहे हैं, सेम टाइम पे हम तो म्यूजिक प्लेयर ओपन करके गाना भी तो सुन सकते हैं लैपटॉप में। तो ये कैसे मुमकिन है? अगर एक बार में एक ही टास्क पूरा हो रहा है, तो या तो मेरा गाना बजेगा या मेरा पेंट विंडो पे काम होगा। और इसमें तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं कि हम एक बार में कितना टास्क कर सकते हैं। हम एक गेम को भी ओपन करके रख सकते हैं, उसके बाद गेम से बाहर निकले, नॉट दैट क्लोज़ कर दिए, बट उसको मिनिमाइज़ कर दिए और उसके बाद हम म्यूज़िक प्लेयर में म्यूज़िक प्ले कर लिए, उसको मिनिमाइज़ किए, तो वर्ड का 2-3 डॉक्यूमेंट खोल लिए अपने स्क्रीन में, स्प्लिट स्क्रीन जैसा हिसाब लगा दिए और वहाँ पे हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं। एक से देख रहे हैं कंटेंट्स को, दूसरे पे कॉपी कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू परसीव थिंग्स। ठीक है? आपको विजुअलाइज़ेशन में बस ये ध्यान रखना है कि हम लोग अभी सिंगल टास्क को ही परफ़ॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल टास्क के बारे में बस हम लोग विजुअलाइज़ कर रहे हैं अभी। कैसे अचीव हो रहा है दैट इज़ अनदर थिंग। बिकॉज़ अभी हम उसको अगर बताने जाएँगे ना, तो हमको फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बताना पड़ेगा, बस के बारे में बताना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन सेट, डेटा सेट, उसका पूरा मेमोरी फेच साइकिल के बारे में बताना पड़ेगा। सो इट मे टेक अनदर 1 एंड हाफ आवर आउट ऑफ द टॉपिक कि इन सब चीज़ों को समझाना पड़े। अगर कहीं फ्री टाइम रहा डेफिनिटली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दीज़ पॉइंट्स, बट फिलहाल अभी हम लोग बस ये परसीव करके चल रहे हैं कि सिंगल प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करने का कैपेसिटी है। अगर सेवरल प्रोसेसेस रन करना चाह रहे हैं, सो वी आर टेकिंग एन असम्पशन कि कॉन्टेक्स्ट स्विच के द्वारा किया जा रहा है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको आज कवर कर लेना चाहिए दैट इज़ a topic related to IPC. Have we done this topic? ये अचानक से इतना No, छोटा नो सर। नहीं हुआ ना? चलो ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर बात हो रही है देन डेफिनेटली दिस इज द टॉपिक टू डिस्कस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, so there are two types of processes that we are trying to understand uh, while reading or while
going through inter-process communication, one must understand what is an independent process, what are independent processes, and what do you understand by the term cooperating processes. So one such definition I have laid over here, that a process is said to be independent if it cannot affect or be affected by any other process executing in the system. ठीक है, अब एक प्रोसेस को हम लोग इंडिपेंडेंट प्रोसेस कब कहते हैं कि जब वो ना तो किसी पे इम्पैक्ट करे और ना ही किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा अफेक्ट हो पाए, है ना? एक प्रोसेस आया दूसरे प्रोसेस को आइदर किल कर दिया है, या एक प्रोसेस आया दूसरे प्रोसेस को का रिसोर्सेज छीन लिया है, या फिर उसको वेटिंग टाइम में बढ़ा दिया है बिकॉज एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया था। सो अगर एक प्रोसेस पे किसी का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा हो, वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस बन जाएगा या कहलाएगा। On the other hand, what can be said to as a cooperating process is when a set of processes or multiple processes are there, they can be considered as cooperating if they can affect or be affected by other processes while executing in the same system, है ना? जो दूसरे पे इम्पैक्ट करते हों या दूसरों के द्वारा इम्पैक्ट होते हों, वैसे सिस्टम को हम लोग, वैसे प्रोसेस को हम लोग, या वैसे प्रोसेसेस को हम लोग कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस बोलते हैं। One more thing can be said about both the processes, that uh, a process can be also said as independent uh, if that process does not share any data with any other process। ठीक है, एक तो इम्पैक्ट पर पड़ने वाली बात आगे जो लिखा हुआ है, एक और डेफिनेशन हम लोग क्या देख सकते हैं। सो एक प्रोसेस को इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, जब वो अपना डेटा ना किसी के साथ शेयर करता हो और ना ही किसी दूसरे का डेटा लेता हो। Same thing can be said about cooperating process in that sense, that any process that shares data with other processes can be considered as cooperating। cooperating का मतलब क्या, cooperate करना। cooperate करने का मतलब क्या हो गया, definitely you are going to trying to share something। तो शेयरिंग जहाँ पे आ जा रहा है वहाँ पे वो cooperating process होता है। और ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एक प्रोसेस पूरा रिजिड हो कि आई डोंट वांट टू शेयर द स्पेस, आई डोंट वांट टू शेयर द वैल्यूज, that is a different thing। So most of the time we try to make use of independent processes, but again uh, provided that user wants that multiple activities or multiple tasks must be completed simultaneously, so there are several processes uh, that can be of cooperating type। ठीक है, तो cooperating type of processes मतलब इमेजिन करो दो प्रोसेस है, दोनों आपस में डेटा शेयर कर रहे होंगे या मैसेजेस को पास कर रहे होंगे। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को अपना काम पूरा करने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए कि हाउ आर दे गोइंग टू कम्युनिकेट। so that mechanism is nothing but your inter process communication। ओके, फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस आपस में बातचीत ही नहीं कर रहे तो इनमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का जरूरत ही नहीं, है ना? लेकिन अगर दो या दो से अधिक प्रोसेसेस आपस में जुड़े हुए हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में हमें कुछ मैकेनिज्म चाहिए जो कि इनका कोऑपरेशन को या कम्युनिकेशन को सरल कर सके या सक्सेसफुल बना पाए। This mechanism is known as inter-process communication। Now, inter-process communication mechanism जो है वो mostly allow करता है between the cooperating processes to exchange data and information। ना इसके अंदर बहुत सारा चीज अभी आने वाला है। Do you require the definition of cooperating process, या आप independent process का देख करके उसी तरह से बना पाओगे? लिख लिए हैं सर।
वेरी गुड। नाउ आईपीसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आईपीसी का हमारा इम्पोर्टेंट मॉडल्स, आईपीसी मॉडल्स, ठीक है, हम लोग आईपीसी के अंदर ही पढ़ाई कर रहे हैं अभी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आज। इसके अंदर हमें 2 मॉडल मिलेगा। क्या हो गया ये? कुछ तो मिस्टेक हो गया। आईपीसी मॉडल्स, ठीक है। आईपीसी मॉडल में हमें 2 मॉडल मिल जाएगा। फर्स्ट वन इज़ शेयर्ड मेमोरी मॉडल, सेकंड वन इज़ मैसेज पासिंग मॉडल। शेयर्ड मेमोरी मॉडल एंड मैसेज पासिंग मॉडल। नाउ हम पहले इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे।
Okay, so here we are having two diagrammatic representation, where the first one is of message passing model and second one is of shared memory model. पहले शेयर्ड मेमोरी मॉडल से स्टार्ट करते हैं हम लोग. इफ यू सी द राइट हैंड साइड वन डायग्राम वेयर वी हैव टू प्रोसेसेस, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी. दोनों ने अपना इंफॉर्मेशन को एक शेयर्ड मेमोरी स्पेस में स्टोर कर रखा है. सो दे आर शेयरिंग द कॉमन मेमोरी स्पेस, है ना, जिसको हम लोग शेयर्ड मेमोरी स्पेस भी बोल सकते हैं. जिसको जब ज़रूरत पड़ेगा दोनों उस कॉमन मेमोरी स्पेस में से डेटा को पिक कर सकते हैं. और दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कर्नेल. कर्नेल के बारे में हम लोग नहीं पढ़े तो एक पीस ऑफ नोट उसका भी हम लोग शेयर कर देंगे. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी ऑन दैट काइंडली यू कैन लेट मी नो. सो we have two or more processes. We have taken example of minimum two process where दोनों ने ही अपने कुछ मेमोरी स्पेस को आपस में मिला करके कॉमन मेमोरी स्पेस, जिसे हम लोग शेयर्ड मेमोरी स्पेस भी बोल रहे हैं, उन लोगों ने बना करके रख लिया है. जब जिस प्रोसेस को उस मेमोरी स्पेस में से जो डेटा या इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपना फेच कर लेता है. सो यहाँ पे फायदा क्या है? अ प्रोसेस डज नॉट हैव टू वेट फॉर अनदर प्रोसेस कि वो अपना मेमोरी स्पेस देगा या हम उसको ऑक्यूपाई करेंगे. ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम तो मोस्टली इट इज नॉट सजेस्टिव कि या बहुत अच्छा नहीं मानता है कि दो प्रोसेसेस अपना मेमोरी स्पेस को शेयर कर रहे हैं. उसमें बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डेटा सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है. बिकॉज़ इफ यू सी प्रोसेस ए अपना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन रखा है उस शेयर्ड मेमोरी स्पेस में, जिसको प्रोसेस बी लेकर के अगर मैनिपुलेट कर दे, तो प्रोसेस ए का काम खराब हो सकता है या रिजल्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है. दिस इज़ नॉट ईज़ियर टू इमेजिन जब तक कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली किसी चीज़ पे ना देख पाते. Think of any calculative based situation. ओके लेट्स से बैंक का एग्जांपल देखते हैं कि बैंक में मैंने उधर दे दिया पेरेंट को कि आप चेकबुक ले जाइए और सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप मेरे बैंक अकाउंट से निकाल लीजिएगा, हम साइन करके दे दे रहे हैं. सो ही इज वेटिंग इन क्यू. जब उनका चांस आता है फिर मेक अ कॉल कि हम लाइन पे लगे हुए थे, अब मेरा नंबर आ गया, हम चेक ड्रॉप करके पैसा विड्रॉ कर रहे हैं. एट द सेम टाइम आई एम आल्सो स्टैंडिंग एट द एटीएम और मेरे पास एटीएम कार्ड है, हम उसी अकाउंट से उतना ही पैसा निकालना चाह रहे हैं. अगर ये दोनों काम सेम टाइम पे हो गया तो उससे होगा क्या? मेरे अकाउंट से दोनों ही जगह से पैसा निकल जाएगा, लेकिन डिडक्शन कैलकुलेशन जो वो एक ही जगह का दिखा पाएगा. कंप्यूटर या एल्गोरिथम जो है इट वोंट बी एबल टू ट्रेस आउट कि अच्छा पैसा दोनों जगह से अलग-अलग तरीके से निकाला गया है एट द सेम टाइम. बिकॉज़ प्रैक्टिकली इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू अचीव. बट हम लोगों ने क्या किया, एक बार पेपर मोड में पैसा निकालने चले गए और एक बार हम लोग एटीएम के थ्रू निकाल रहे हैं. सो जब वो पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, ये बात बैंकर को नहीं पता कि एटीएम से पैसा निकल रहा है या नहीं अभी. या जब हम एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, वो ये नहीं सोचा था कि इसका पैसा कहीं और तरीके से भी निकाला जा सकता है सेम टाइम पे. इट्स जस्ट मेयरली कोइंसिडेंटल कि एक ही टाइम पे दोनों ने ऑपरेट कर दिया. But practically, I'm again saying it is close to impossible these days because of too many protocols and security mechanisms. In fact, हम कल ही पैसा निकाल रहे थे किसी स्पेसिफिक एटीएम से, वहाँ एटीएम पिन डालने के बाद और सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विथड्रॉ करने के पहले ही वो हमसे ओटीपी भेज के उस नंबर पे वो ओटीपी वेरीफाई करने बोला कि हम जब ओटीपी डालेंगे सही से तभी वो कैश विथड्रॉ करके देगा. सो देयर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड अ डबल वेरिफिकेशन चेक, जहाँ सिर्फ पिन दे देना सफिशिएंट नहीं रहा, आपको रैंडमली कई-कई बैंक में ओटीपी भी आएगा. जब तक वो एटीपी सक्सेसफुल नहीं होगा, आपका पिन किसी के पास भी चला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है ना? आपका एटीएम का पिन अगर किसी के पास चला भी जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, वो ओटीपी के थ्रू भी अब वेरिफिकेशन मुमकिन है. बट अगेन ये बहुत नेसेंट स्टेज पे है. अभी इसको फुल फ्लेज्ड वे में सभी बैंक में, सभी एटीएम्स में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. अगेन नहीं करने के पीछे है कि सिक्योरिटी मैकेनिज़्म्स में हमारे ओवरहेड कॉस्ट आ जाते हैं. फॉर एवरी टाइम अ सिंगल ओटीपी भेजने के लिए उसको एक एसएमएस भेजना पड़ता होगा आपके मोबाइल फ़ोन पे एंड ओवरहेड कॉस्ट इससे हम लोग का बढ़ जाता है.
ठीक है? तो दीज़ थिंग्स कैन हैपन। तो शेयर्ड मेमोरी स्पेस मोस्टली अवॉइडेबल होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट नहीं मानता है कि सेवरल प्रोसेसेस आर शेयरिंग द मेमोरी स्पेस, बट अगेन इट हैज़ गॉट इट्स ओन बेनिफिट एट द सेम टाइम कि अगर प्रोसेस ए का कुछ डेटा अगर प्रोसेस बी को चाहिए, इट डज़ नॉट हैव टू मेक एनी रिक्वेस्ट कॉल, ठीक है? उसको कोई रिक्वेस्ट कॉल प्रोसेस को नहीं करना पड़ेगा। It has got the privilege, it has got the what do we say, it has got the permission कि वो उस शेयर्ड मेमोरी स्पेस में से कुछ भी चाहे तो डेटा पिक करके उसको अपडेट कर सकता है। So it saves a lot of time, it saves a lot of overhead request calls, जिसके चलते सिस्टम काफी स्पीडली काम कर सकता है। ठीक है, दिस एड्स वन बेनिफिट। अगेन डिमेरिट भी हम लोग यहाँ पे बात कर लिए। When it comes to previous one, first one, that is message passing model, again you can see we have two processes A and B. दोनों के अपने अपने इंडिपेंडेंट मेमोरी स्पेसेस हैं विच आर नॉट बीइंग इन ए कॉमन स्पेस। एक मैसेज क्यू इन लोगों ने बना रखा है, ठीक है, जहाँ पे सर्टेन मैसेजेस आर बीइंग केप्ट। क्यू है तो क्या है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला हिसाब हो जाता है कि पहले जो मैसेज है वो इम्प्लीमेंट होगा, देन सेकंड एंड थर्ड, तो लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट होंगे। Whichever message process requires or make request of is being allocated to that process, और ये वहां से एक्सेस करके अपना काम पूरा करते हैं। So when we talk about message passing model, it requires certain system calls for every message transfer. तो क्योंकि हर मैसेज ट्रांसफर के लिए उसको एक सिस्टम कॉल, मतलब एक तरह का रिक्वेस्ट करना पड़ता है, so therefore ये सिस्टम स्लो होगा definitely as compared to the shared memory model, isn't it? थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे आपको हर एक अपने काम के लिए एक एप्लीकेशन या एक रिक्वेस्ट, एक परमिशन चाहिए होगा, तो ये तो काफी टाइम टेकिंग है। आप परमिशन लेने जाओगे, रिक्वेस्ट डालोगे, अगेन दैट हैज टू बी वेरीफाइड एंड एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड, तब जाकर के आप उस काम को पूरा कर पाते हो। बट ऐसा कोई मैकेनिज्म तो हमारे पास शेयर्ड मेमोरी मॉडल में था ही नहीं। ठीक है, तो इस बेसिस पे लोग बोल सकते हैं कि मैसेज पासिंग मॉडल इज अ बिट स्लोअर एज कंपेयर्ड टू शेयर्ड मेमोरी मॉडल। बट अगेन एक डिमेरिट हम लोगों ने शेयर्ड मेमोरी मॉडल का भी देखा, जहाँ पे डेटा का सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न एक रहता है। बट अगेन इफ यू कंपेयर द टू मॉडल्स, मैसेज पासिंग मॉडल काफी आसान है, सरल है सेटअप करने में, और मल्टीपल कंप्यूटर्स के अक्रॉस ये आसानी से काम कर सकता है। शेयर्ड मेमोरी मॉडल में क्या हो जाता है हमारे पास, क्योंकि दो सिस्टम पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों में अगर एक सिस्टम के अंदर बात करें तो इट्स वेल एंड फाइन, बट अगर मल्टीपल सिस्टम्स को अगर आप नेटवर्क पे डाल करके फिर उसको कोरिलेट कर रहे हो, शेयर्ड मेमोरी मॉडल एक बनाने की कोशिश कर रहे हो, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स और पॉलिसीज कि आप मेमोरी किस पे मैप करोगे, सिस्टम 1 पे, सिस्टम 2 पे, या दोनों का ही इक्वल एक कॉमन मेमोरी स्पेस बना दोगे। सो वायरलेस लैन लैन सिस्टम्स पे जब हम लोग गेमिंग वेमिंग करते हैं, वो सारे चीज़ों को, उसपे हम लोग क्या करते हैं, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर भी बना सकते हैं, जहाँ पे एक सिस्टम जो है मेरा वो मास्टर या एक सर्वर के जैसा काम करता है, और वो इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस सबको देता है या सबको गवर्न करता है ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर मैपिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट है एनीवन? नो No, सर। sir. ग्रेट। तो फिलहाल आज हम सोचते हैं यहीं पे रुक जाना चाहिए हम लोगों को। अ, आगे इस पे हम फिर एक नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जो शेयर्ड मेमोरी मॉडल पे और भी आगे डिटेल बाउंडेड बफर, अनबाउंडेड बफर के बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, और इसको फिर एक क्लास में अगेन इंडिपेंडेंटली लेकर के चलेंगे, बिकॉज अगेन बहुत ज्यादा चीज एक बार एक दिन में डिस्कशन करने पे हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि इट्स कन्वीनियंट इनफ कि बहुत ज्यादा डेटा एक दिन में डिस्क्लोज किया जाए, शेयर किया जाए। अगेन मैसेज पासिंग और शेयर मेमोरी जो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो उसमें खुद एक क्लास अगेन 1 से 1.5 घंटे का लिया जा सकता है,
जिसमें अगेन बहुत सारा चीज़ है, बफरिंग है, सिंक्रोनाइजेशन, नेमिंग कन्वेंशन, अगेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आर देयर। सो मेनी थिंग्स आर अगेन रिलेटेड। ये आईपीसी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, दैट्स व्हाई आई सेड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये शायद इसका अगर हम नोट्स दे दें तो आपको लगेगा तो 15-20 मार्क्स का नोट्स है ये सफिशिएंटली, ठीक है। सो आई विल सी टू इट, आई विल शेयर द नोट्स टुडे विथ मैम। मैम आप लोगों को नोट्स दे देंगी, ट्राई टू रीड इट आउट। अगर उसमें कुछ डाउट्स रहा तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आई थिंक कि मेरा नोट्स ही सफिशिएंट एनफ होगा इस टॉपिक को क्लोज कर देने के लिए आज रात तक में। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है। सो मैम हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं फिलहाल आज, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।